नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। मैं आज इस राष्ट्रीय ई सेमिनार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति महत्व चुनौतियों विषय पर पत्र वाचन करना चाहता हूँ। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। इन पंक्तियों से हमें पता लगता है कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। वर्तमान में जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, इससे पूर्व 1986 में शिक्षा नीति आई थी और उसमें 1992 में संशोधन किए गए थे। वर्तमान में जो शिक्षा नीति है वे प्रोफेसर कस्तूरी रंगन और विभिन्न शिक्षाविदों के सुझावों और अनुभवों पर आधारित है। ये शिक्षा नीति जो हमारा सतत विकास का एजेंडा है उसे भी पूर्ण करती है। जो भारतीय शिक्षा के विकास की यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वो कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया था और इसके अंतर्गत 14 वर्ष तक के जो सभी बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा और शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण। इस 1968 की नीति में संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया गया था। अब हम चर्चा करते हैं 1986 की नीति जो थी। 1986 की नीति जो थी वो उसमें विभिन्न असमानताओं को दूर किया गया था और भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति समुदायों के लिए एक शैक्षिक अवसर को पैदा करने का इसका विशेष जोर था और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली और ग्रामीण विश्वविद्यालय के मॉडल को अपनाया गया था। 92 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन हुआ था 86 की नीति में, उसमें जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम था इसका प्रावधान किया गया ताकि जो अभिभावकों पर जो शारीरिक, मानसिक, वित्तीय बोझ पड़ता था उन समस्याओं का हल किया गया इसे 1992 में संशोधन कर। नई शिक्षा नीति की बात करें तो नई शिक्षा नीति जो है वो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, जो हमें वर्तमान में बदलते वैश्विक परिदृश्य के लिए आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, नवाचार, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। और जो भारतीय शिक्षा है उसकी प्रतिस्पर्धा विदेशी शिक्षा से जो हो रही है उसे भी भारतीय शिक्षण व्यवस्था को वैश्विक स्तर तक पहुंचाना इस वर्तमान नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ताकि इस शिक्षा नीति में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो वैश्विक मानकों को अपना सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो हमारी जीडीपी है उस जीडीपी का 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है, तो वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर करेगी। और इस शिक्षा नीति का उद्देश्य जो है वो पहुंच है, क्षमता है, गुणवत्ता है, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। मुख्य बात इसमें शिक्षा नीति में यह है कि जो एमएचआरडी है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, इसे मंजूरी दे दी गई है। और शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने का, एजुकेशन लर्निंग पे पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। अब हम इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यदि हम प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रावधानों के बारे में संक्षेप में अध्ययन करें तो ये है कि जो पहले 10+2 संरचना थी उसको बदलकर 5+3+3+4 में संशोधित किया गया है। और 5 यानी शुरू के 5 वर्ष में हम इसमें जो प्ले स्कूल के और कक्षा 1 और 2 को शामिल कर लिया गया है, तो इस तरह से 5 वर्ष इसमें निकल जाते हैं। 3 वर्ष जो है वो कक्षा 3 से 5 है, उसके बाद कक्षा 6 से 8 में आता है और फिर कक्षा 9वीं से 12वीं तक 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो हमारा 5 वर्ष का है वो फाउंडेशनल स्टेज है और जो खेलकूद आधारित गतिविधि पाठ्यक्रम द्वारा भाषा, कौशल और शिक्षण का विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उसके बाद जो प्रारंभिक चरण है 5+3 में जो सेकंड स्टेज है, थर्ड की कक्षा 3 से 5 है, इसके अंदर घरेलू मातृभाषा को सिखाया जाएगा और इसमें के अंतर्गत 3 भाषा सिखाई जाएगी जो कि राज्य तय करेंगे कौन सी होगी। और मध्य चरण जो कक्षा 6 से 8 तक का है, तो इसके अंतर्गत
अनुभवात्मक सीखने के लिए मौजूदा प्रणाली शिक्षा शास्त्र को बदलना है और न कि रट्टा मारना। तो ये एक अनुभव के आधार पर शिक्षा होगी। और जो चौथा है यानी द्वितीय चरण जो है 5+3+3+4 का कक्षा 9वीं से 12वीं तक का है, इसके अंतर्गत बहु विषयक है, यानी इसमें किसी एक लिमिटेड किसी एक स्ट्रीम में ना बांधकर उसको स्वच्छंद छोड़ा गया है और रुचि के अनुसार वो व्यक्ति विषय चुन सकता है। ये इसका महत्वपूर्ण पहलू है। अर्थात जैसे कि कला, विज्ञान, वाणिज्य, विज्ञान, इस प्रकार से जो बाध्यताएं थी अलग अलग क्षेत्र में बांट रखा था उन्हें समाप्त कर दिया गया है और जो भी उसकी पसंद होगी, रुचि होगा विद्यार्थी का, वो उसे विषय लेगा। अब इसमें लचीलापन, जो महत्वपूर्ण बात है वो लचीलापन है कि इसने इसको लचीलापन प्रदान किया है और जो 3 भाषाएं हैं उनमें वो विद्यार्थी की पसंद की होगी और 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होंगी और पाठ्यचर्या यानी जो सिलेबस की सामग्री है वो मूल आवश्यक प्रमुख अवधारणा, विचारों और अनुप्रयोगों को और समस्याओं को हल करने में काम में आएगी। आलोचनात्मक विकसित किया जाएगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों का। नेक्स्ट इसमें भाषाई विविधता को संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे कि हमने बताया कि मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है और स्कूल और उच्च शिक्षा छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। मूल्यांकन, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी की बात करें हम तो ये अनुभव आधारित शिक्षण है, तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने वाला है। इसके अंतर्गत क्षमता, सैद्धांतिक स्पष्टता का आकलन किया जाएगा और छात्र की प्रगति के लिए परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। कक्षा 6 से शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल कर दिया जाएगा और इंटर्नशिप की व्यवस्था दी जाएगी। तो एक स्कूल स्तर से ही बच्चे के अंदर एक वोकेशनल स्टार्टिंग हो जाएगी जो कि एक रोजगार के क्षेत्र में उसे एक नए आयाम प्रदान करेगी। शिक्षण व्यवस्था से सुधार की चर्चा के अंतर्गत जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी इसमें प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन होगा। इसके अलावा 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचिंग NPST का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन का विकास किया गया है और 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है। तो ये कुछ सुधार, शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार हैं नई राष्ट्रीय उच्च शिक्षा से जो संबंधित प्रावधान है वो देखिए महत्वपूर्ण है। NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात जो है 26.3 वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है और 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। तो 50% सकल नामांकन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि ये बहुत मुश्किल लक्ष्य रखा गया है। जो 26.3 पहले जो 18 था उससे बढ़ाकर 50% लगभग दुगना कर दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अच्छा है, परंतु इसके लिए प्रयास बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कि जो कॉलेज एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। ये एक बेहतर विकल्प है विद्यार्थियों के लिए। हालांकि कई लोग जो पहले शिक्षा को बीच में छोड़ देते थे उनके लिए एक अच्छी उपलब्धि है, अच्छा मौका है कि यदि वो बीच में शिक्षा छोड़ देते हैं तो उनका जो वर्ष है वो खराब ना होकर उन्हें कुछ लाभ जरूर मिलेगा। कुछ जैसे 3 से 4 बजे स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे, उन्हें उसी अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। तो इसमें यदि 1 वर्ष कोई व्यक्ति शिक्षा लेता है तो उसे प्रमाण पत्र है, यदि 2 वर्ष कर लेता है तो डिप्लोमा मिल जाएगा और 3 साल के बाद तो स्नातक डिग्री मिल जाएगी। और 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम है जो कि हालांकि पसंदीदा विकल्प होगा। 4 साल के डिग्री प्रोग्राम को करने वाले छात्र के पास फीचर्स के साथ डिग्री प्राप्त करने का एक विकल्प होगा। यदि शोध प्रक्रिया निर्दिष्ट अध्ययन में पूरी हो जाती है तो अनुसंधान की संस्कृति को सक्षम करने के लिए एक लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी।
अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों को प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। और एमफिल कार्यक्रम था उसे समाप्त कर दिया गया। हालांकि इस पर कई लोगों की अलग अलग राय है, कुछ इसे सही बताते हैं, कुछ इसे गलत बताते हैं, परंतु नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। और उच्च शिक्षा क्षेत्रों में अधिक लचीलापन देने के प्रमुख सुधारों को सुझाव दिया गया है। छात्र उच्च शिक्षा के लिए किसी भी विषय का चयन कर सकता है। शिक्षा में सुधार के लिए कई भारत शिक्षा उच्च शिक्षा आयोग है। चिकित्सा कानूनी शिक्षा छोड़कर पूरा उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा और इसके निष्पादन के लिए 4 संस्थाएं बनाई गई। विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, मानक निर्धारण सामान्य शिक्षा परिषद, वित्तीय पोषण हेतु उच्चतर शिक्षा अनुसंधान हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल और प्रत्यायन के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद का निर्माण किया गया और 15 वर्षों में समाप्त कर दिया जाएगा। महाविद्यालयों में क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाए। नई शिक्षा नीति से जो उसमें कौन कौन सी चुनौतियां लगभग हमें जो सामना करना पड़ेगा, और कई शिक्षाविद और विशेषज्ञों ने इस पर अपनी आशंका जाहिर की है, उसके अंतर्गत अब हम ये बता रहे हैं कि ये महंगी शिक्षा हो जाएगी। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। तो जो विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे और विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महंगी होने की संभावना है। परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो इसमें दोनों बातें हैं। तो सरकार को इस प्रकार कुछ उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि शिक्षा महंगी ना हो और जन सामान्य के लिए एक अनुकूल व्यवस्था रहनी चाहिए ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। दूसरा, जब विदेशी शिक्षक यूनिवर्सिटी से आए शिक्षकों का पलायन की संभावना भी रहेगी। विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारत के दक्ष शिक्षक भी इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु पलायन कर सकते हैं। शिक्षा का संस्कृतिकरण, दक्षिण भारतीय राज्यों ने ये आशंका जाहिर करी है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। संसद की अवहेलना विपक्ष का आरोप है कि भारतीय शिक्षा की दशा व दिशा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने में संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संसद के द्वारा लागू की गई थी। मानव संसाधन का अभाव, वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है और ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्या आएगी। इसके अलावा बजट जो है, बजट की जो स्थिति इन्होंने बताई है, जीडीपी का 6%, तो अभी वर्तमान में 3% भी खर्च नहीं हो रहा है जीडीपी का शिक्षण व्यवस्थाओं पर, शिक्षा पर। तो इसे जस्ट दुगना करना, कहाँ तक इसमें सफलता प्राप्त होती है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। यदि शिक्षक के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छी बात है कि इसके लिए सरकार ने बजट बनाया है और बजट को बढ़ाया है। तो यदि ये बजट पूर्ण रूप से मिलता है तो शिक्षण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होंगे और जो संसाधनों की कमी है वो पूर्ण रूप से खत्म होगी और एक अच्छी शिक्षा प्रणाली भारत में विकसित हो सकती है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% करने का लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रयास करने होंगे, तभी भारतीय शिक्षा में जो लक्ष्य रखा गया है 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेट का, उसे प्राप्त कर सकेंगे। संक्षेप में यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक अच्छा मसौदा है, तैयार किया गया है, अच्छा प्रारूप है। इसे लागू बेहतर तरीके से किया जाए तो ये भारतीय शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा और स्कूली स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं, जैसे कि मातृभाषा में शिक्षा देना, वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये एक क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी कदम साबित होंगे भारतीय शिक्षण व्यवस्था में सुधार के अंतर्गत। धन्यवाद।